हे गाइस, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। इस वीडियो में हम करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस के एग्जाम में और यूपीएससी में पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो देखिए, अपने जो संविधान का पांचवा जो फंडामेंटल राइट्स है, मतलब पांचवा जो मौलिक अधिकार है, ये आता है आर्टिकल 29 और 30 में। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। तो शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार के तहत ये क्या दिया जाता है? आर्टिकल 29 और 30 में दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं आर्टिकल 29 में क्या बोला गया है और आर्टिकल 30 में क्या बोला गया। तो आर्टिकल 29 में बोला गया है कि सरकार जो होगी वो क्या करेगी, जो अल्पसंख्यक होंगे उनके हितों की रक्षा करेगी। ठीक है, मतलब अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी। और आर्टिकल जो 30 में बोला गया है, आर्टिकल 30 में बोला गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि सरकार क्या करेगी, आर्टिकल 29 में जो जो माइनॉरिटी होंगे, मतलब अल्पसंख्यक होंगे, तो इनके हितों की रक्षा करेगी। ठीक है। अब दूसरे आर्टिकल 30 में बोला गया कि सरकार क्या करेगी, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करेगी और उनके प्रशासन का अधिकार उन्हीं लोगों को देगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप सभी लोगों ने सुना होगा अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। और ये जो मुस्लिम है भारत में, वो क्या आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AMU की जो स्थापना है, इसकी जो फंडिंग की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा। ठीक है। पर यहाँ पे AMU हो चाहे जामिया इस्लामी हो, इन दोनों यूनिवर्सिटी में जो भी BC होंगे, BC मतलब वाइस चांसलर होंगे, वो हमेशा कौन होंगे? वो होंगे मुस्लिम। तो वो मुस्लिम ही क्यों होते हैं कि आर्टिकल 30 में क्या बोला गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तो की जाएगी, साथ ही में उनके जो प्रशासन होंगे, प्रशासन मतलब उनका जो मैनेजमेंट जो पूरा चलाया जाएगा, तो वो किसके द्वारा चलाया जाएगा? वो उन्हीं अल्पसंख्यकों के द्वारा चलाया जाएगा जिसके लिए उनकी स्थापना की गई है। तो आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कम्स अंडर। इसका मतलब यह है कि संविधान के उपचारों का अधिकार इनमें से किसके तहत आता है? तो देखिए, यहाँ पे संविधान के उपचार का अधिकार का मतलब क्या है? अगर किसी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन किया जाता है, मतलब उनका उल्लंघन हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है? वो उनकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। तो ये इनमें से कौन सा किसके तहत आएगा? तो ये फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल मतलब ऑप्शन बी। और आर्टिकल कौन से में आता है? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी, जिसके तहत क्या कर सकता है? जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है। और ये रिट के नाम क्या क्या है? तो देखिए, इनके रिट के नाम है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी परमादेश, जिसको मेंडमस बोलते हैं। तीसरी अधिकार परीक्षा। चौथी है प्रतिषेध, जिसको प्रोहिबिशन बोलते हैं। और फिफ्थ है उत्प्रेषण। ठीक है। तो जो संविधान के उपचारों का अधिकार है वो किसके तहत आता है? मौलिक अधिकारों के तहत। और कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 32 में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिए गए कि वो क्या कर सकता है? वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और रिट के नाम क्या क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा कौन सा है? अधिकार परीक्षा, और चौथा है प्रतिषेध, और पांचवा उत्प्रेषण। तो इतनी चीज आपको क्लियर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन है, थ्योरी का है थोड़ा। यदि किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म के कारण सार्वजनिक पद से वंचित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई मुस्लिम व्यक्ति है, ये इसका धर्म है। ठीक है। और ये मुस्लिम है, इस वजह से इसको किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पे अपॉइंट ना किया जाए। तो ये इनमें से कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में जो मोस्टली कैंडिडेट है वो गलती क्या कर देते हैं? वो लगा देते हैं ऑप्शन बी,
मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आर्टिकल 25 से लेकर 28 में इसके बारे में कहीं पे बताया नहीं गया है। इसके बारे में जो बताया गया है कि सरकार किसी व्यक्ति से धर्म, वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ये ऑप्शन सी मतलब समानता का अधिकार, ये आता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 में इसको डिस्क्राइब किया गया। और आर्टिकल 15 जो है वो साफ ये कहता है कि सरकार किसी व्यक्ति से 3 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती, जैसे धर्म, वंश, जाति और जन्म स्थान। इन 4 आधारों पर सरकार क्या नहीं कर सकती, किसी से भेदभाव नहीं कर सकती। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको क्या किया जा रहा है, सार्वजनिक पद पर मतलब सार्वजनिक पद से वंचित किया जा रहा है, किसके आधार पर, उसके धर्म के आधार पर। तो यहाँ पे ये भेदभाव किसके आधार पर किया गया है, यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया, इसलिए इसका जो आंसर होगा सही वो कौन सा होगा, राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। और इसमें भी कौन सा, आर्टिकल 15, ठीक है, इसके आधार पर सरकार कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती। साथ में देखिए हम ये देख लेते हैं आर्टिकल 14 से 18 में आता क्या क्या है। देखिए सबसे पहले आर्टिकल जो 14 है उसमें आता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब है विधि के समझ समता। विधि के समझ समता का मतलब है कानून के सामने सब बराबर है, किसी व्यक्ति को इससे क्या नहीं है, छूट प्रदान नहीं की गई है। पर भारत में जो 2 व्यक्ति हैं इनको इस आर्टिकल 14 से छूट प्रदान की गई है, एक तो भारत के राष्ट्रपति और दूसरे राज्यों के राज्यपाल। सबके लिए कानून बराबर है, सबके लिए कानून बराबर है। पर 2 व्यक्ति कौन कौन, भारत के एक तो राष्ट्रपति और दूसरे कौन, राज्यों के जो राज्यपाल हैं, वो आर्टिकल 14 से परे आते हैं, मतलब वो आर्टिकल 14 में उनको शामिल नहीं किया गया। और सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। आर्टिकल 15 में क्या बोला गया, आर्टिकल 15 में ये आपके सामने लिखा हुआ है कि सरकार क्या नहीं कर सकती, किसी भी व्यक्ति से धर्म, वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे इसके कुछ अपवाद आते हैं, जैसे रिजर्वेशन जो आता है, तो वो एजुकेशन में, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन दिया जाता है वो आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 का काम है, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में बोला गया कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका मतलब है कि सरकारी नौकरियों में सरकार सबको बराबरी का दर्जा देगी। यहाँ पे भी थोड़ा अपवाद है, ठीक है। आर्टिकल 17 में बोला गया अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि अस्पर्शता का अंत, अस्पर्शता मतलब होता है छुआछूत का, बिल्कुल अंत कर दिया जाएगा। आर्टिकल 17 में बोला गया। और आर्टिकल 18 में बोला गया उपाधियों का अंत, मतलब अबॉलिश ऑफ टाइटल्स। जैसे अंग्रेजों के समय में क्या होता था, देखिए अंग्रेज क्या करते थे, कुछ खास लोगों को उपाधियां देते थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राजा, महाराजा, रानी, महारानी, नवाब, प्रिंस, ये सब उपाधियां थी। संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद ये जितनी भी उपाधियां चलती थी वो सब क्या हो गई, वो सब अब समाप्त कर दी गई। और ना भारत सरकार किसी को उपाधि देती है, ना भारत का कोई भी नागरिक है वो विदेश की सरकार से कोई भी उपाधि ले सकता है। तो आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड। इसका मतलब है मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में कोई भी विवाद इनमें से किस जगह पे पेश किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपके सामने केवल हाई कोर्ट में, दूसरा लिखा हुआ केवल सुप्रीम कोर्ट में, तीसरा लिखा हुआ आइदर इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब या तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में, और फोर्थ जो लिखा हुआ है कि फर्स्ट हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट किए जा रहे हैं तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वो जाएगा आर्टिकल 32 के तहत, और अगर यहाँ पे हाई कोर्ट में जाएगा तो वो जाएगा आर्टिकल 226 के तहत। पर देखिए मौलिक अधिकारों में ये दोनों ही क्या करेंगे, उसके मौलिक अधिकारों के बारे में सोचेंगे, मतलब काम करेंगे। पर यहाँ पे आर्टिकल 32 से ज्यादा आर्टिकल 226 में पावर दी गई, मतलब मौलिक अधिकारों के जो विवाद जितने भी होंगे तो उसके लिए जो ज्यादा पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना साथ में। तो इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ। इसका मतलब ये है कि जो भारत का संविधान है वो अल्पसंख्यक किस आधार पर मान्यता देता है, मतलब भारत में जो अल्पसंख्यक होते हैं वो इनमें से किस आधार पर है। पहला धर्म, दूसरा जाति, तीसरा जन्म स्थान, चौथा भाषा। तो देखिए मोस्टली यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो गलती करते हैं जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर। तो देखिए कास्ट के आधार पर बिल्कुल गलत है। कैसे, एग्जाम्पल है। सबसे पहला अगर मान लीजिए, एक मिनट के लिए सोच लीजिए, इंडिया में कोई भी रिलीजियस, मतलब मान लीजिए ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण कोई बहुत ज्यादा थोड़ी ना है, तो अगर इनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा ना, तो फिर कौन सा होगा, जन्म स्थान। तो जन्म स्थान के आधार पर भी नहीं दिया जाता, ठीक है। और लैंग्वेज के आधार पर तो इसके भी आधार पर नहीं है, केवल और केवल एक ही आधार है भारत में जो संविधान के हिसाब से अल्पसंख्यक का मान्यता देता है, वो है धर्म। और धर्म में भी क्या रहता है कि अगर किसी भी धर्म की आबादी कुल आबादी का 50% से कम है, किसी भी धर्म की आबादी अगर वो कुल आबादी का 50% से कम है
तो वो धर्म किस में माना जाएगा, वो धर्म अल्पसंख्यक में माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत में जो वर्तमान में टोटल जो आते हैं वो 6 धर्म हैं, वो आते हैं माइनॉरिटी में। जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये सब माइनॉरिटी में काउंट किए जाते हैं। और ये टोटल 6 धर्म है, और जो छठवां धर्म है वो जोड़ा गया था जैन, और ये जैन जो जोड़ा गया था ये 2014 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो अब टोटल 6 हो चुके हैं, और ये 7वां धर्म की अभी बात चल रही है, अभी हुआ नहीं है, इसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया नहीं गई है। एक लिंगायत, ये न्यूज में था 2018 में कर्नाटक के चुनावों के समय। ठीक है, इस पर अभी डिस्कशन चल रहा है, पर अभी हुआ नहीं इसका। अभी वर्तमान में 6 धर्म ही आते हैं, अगर लिंगायत को भी जोड़ लिया जाता है तो लिंगायत होगा 7वां धर्म। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 6 हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोविजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। इसका मतलब ये है कि जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है वो इनमें से किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो देखिए अभी बताया था मैंने, सबसे जो पहला फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में, जिसमें बताया गया था राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार या समता का अधिकार, समता का अधिकार। और इसी में बताया था आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 में आता है अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब किसी के साथ क्या नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन नेम आवर कंट्री एज। इसका मतलब ये है कि जो संविधान है उसमें भारत मतलब हमारे देश का नाम क्या है। तो देखिए संविधान का जो सबसे पहला आर्टिकल है मतलब पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ तथा उसके क्षेत्र, इट्स टेरिटरी, इसको बोलते हैं संघ तथा उसके क्षेत्र, उसके क्षेत्र। इसमें आता है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल जो फर्स्ट है उसी में बोला गया है, क्या बोला गया है, इंडिया कॉल्ड भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब क्या बोला गया इसका, इंडिया कॉल्ड भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, इसका मतलब इंडिया अर्थात भारत। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो देश का नाम बताया गया वो संविधान में वो क्या बताया गया, भारत अर्थात इंडिया। याद रखना हिंदुस्तान जो है वो हम जनरली शब्दों में बोल देते हैं, पर याद रखना है कि जो हिंदुस्तान शब्द है वो पूरे संविधान में कहीं पे नहीं बताया गया है। केवल और केवल पूरे संविधान में जो देश का नाम है वो 2 से पुकारा जाएगा, या तो उसको भारत बोला जाएगा या इंडिया बोला जाएगा। और भारत और इंडिया एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ फंडामेंटल ड्यूटी हैव बीन एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। इसका मतलब यह है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो देखिए सबसे पहला जो 42nd अमेंडमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 42वां जो संविधान है संशोधन है 1976 में हुआ था, ये इमरजेंसी के समय में हुआ था, आपातकाल के समय, जो 1975 से लेकर 77 तक लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो उस समय ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था इसमें बहुत ज्यादा संविधान में परिवर्तन कर दिया गया था, इस वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, मतलब छोटा संविधान एक तरह का, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान भी बोल देते हैं। इसी समय क्या किया गया था, इसी समय आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। इसमें कौन से पार्ट, एक नया पार्ट जोड़ा गया था संविधान में 4A, और जिसमें आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। इसमें स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह रक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की जो सिफारिश पर उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य जोड़े गए। बाद में सरकार ने क्या किया, बाद में सरकार ने एक अमेंडमेंट और किया, 86 अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन, और ये हुआ 2002 में। इसके द्वारा क्या कर दिया गया, इसके द्वारा एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दी गई। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी, कि सभी माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को, ठीक है, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे अब जो टोटल वर्तमान में हो चुकी है वो हो चुके 11। पर आपसे अगर पूछा जाता है कि 42nd अमेंडमेंट में 42वें संविधान संशोधन में कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो उस समय 10 जोड़े गए थे। एक बाद में जोड़ा गया, कौन से ईयर में, 2002 में, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो वर्तमान में हो चुके 11। और कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे जोड़े गए थे, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे जोड़े गए। कौन से अनुच्छेद में जोड़े गए थे, 51A, और इसके लिए नया भाग जोड़ा गया था 4A। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर है। तो आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
यहाँ पे लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि कितनी है, 11 है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ ये जो क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये लास्ट ईयर 2019 में यूपीपीसीएस में पूछा गया। यहाँ पे बोला गया किसने कहा है भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया? अर्धसंघात्मक का मतलब होता है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मतलब ना तो पूरा फेडरल है और ना पूरा यूनिटरी है। ठीक है, इसमें दोनों का मिक्सचर है। तो ये किसके द्वारा बोला गया? तो ये बोला गया है केसी व्हीलर के द्वारा। और केसी व्हीलर कौन थे? तो केसी व्हीलर के द्वारा बोला गया। और केसी व्हीलर कौन थे? तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर थे, जो कॉमनवेल्थ जो देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए थे, कॉमनवेल्थ मतलब राष्ट्रमंडल जो एक समय ब्रिटेन शासन के अधीन रहे, तो जैसे इंडिया, पाकिस्तान, तो इन सब देशों की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन है तो उनके एक एक्सपर्ट माने जाते थे केसी व्हीलर। तो इनके द्वारा बोला गया कि जो भारत का संविधान है वो एक अर्धसंघात्मक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन, ये भी लास्ट 2018 में पूछा गया है, 2018 में यूपीपीसीएस में। यहाँ पे बोला गया इनमें से निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। देखिए सबसे पहले जो पंचायत है, तो पंचायतों को जो भारत में संविधान जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ये दिया गया 73rd अमेंडमेंट, मतलब 73वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। ठीक है, उस समय जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था शंकर दयाल शर्मा, तो शंकर दयाल शर्मा के द्वारा 20 अप्रैल 1992 को 73वें संविधान संशोधन पे साइन किए गए थे। और 24 अप्रैल 1992 से ये जो संविधान संशोधन है वो लागू कर दिया गया है। और ये 73वां जो संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? ये है ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इसी वजह से देखिए 24 अप्रैल को लागू किया गया था। इसी वजह से जो पंचायत दिवस जो आता है वो आता है हर साल 24 अप्रैल को। ठीक है, इसी कारण से, क्योंकि ये इस दिन 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे जो ग्राम पंचायत द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, तो ग्राम पंचायतों के लिए आर्टिकल 243H जो है, आर्टिकल 243H है, इसमें बोला गया है कि ग्राम पंचायत क्या कर सकते हैं, अपने खर्चे के लिए कुछ टैक्स लगा सकती है। पर इनमें से कौन सा? तो देखिए जो सेल बिक्री का सेल्स टैक्स होता है, सेल टैक्स आप सभी लोगों को पता होगा राज्य सरकारों के द्वारा इम्पोज किया जाता है। पर जीएसटी आने के बाद अब ये केंद्र सरकार इम्पोज करने लग गई, बाद में राज्यों को लौटा देती है। भू राजस्व कर मतलब जो लैंड पे जो पैसा लिया जाता है, जमीनों पे जो मतलब जमीनों पे जो टैक्स लिया जाता है, तो वो भी कौन लेता है? राज्य सरकारें लेती है। तो ये दोनों तो राज्य सरकारों के टैक्स होते हैं। तो बचा कौन सा फिर? स्थानीय। जैसे आप लोग देखते हो गांव में मेले लगते हैं, ठीक है, तो गांव में जो मेले लगते हैं तो उन पर जो टैक्स इम्पोज करता है, उन पर जो टैक्स लगाएगा, तो वो कौन लगाती है? पंचायतें लगाती है। तो इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।